हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्ट्यूज़ पे। आज हम लोग यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स के 2015 के पेपर का हल देखेंगे। हम 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन को कवर करेंगे। और हमारे चैनल पर जो लोग न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और आप लोग के लिए एक और इन्फॉर्मेशन है कि मेरे चैनल पर BHU MA इकोनॉमिक्स के एंट्रेंस के पेपर का हल है, वो भी आपके यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स का जो एग्ज़ाम है उसके लिए हेल्पफुल होगा। तो जो लोग चैनल पे न्यू हो, आप लोग BHU MA इकोनॉमिक्स पेपर सोल्यूशन देखेंगे तो 2013, 12 और 14 का हल अभी दिया और लगातार मैं उसका पेपर का अभी हल करवाने जा रही हूँ। तो आप लोग उस वीडियो को भी देख लीजिए, क्योंकि उससे भी आपके पेपर में क्वेश्चंस बनेंगे। और वो भी सारा आपका जितना BA में आपका सिलेबस है उसी BA के सिलेबस से वहाँ पर उसमें प्रश्न दिए हुए हैं। तो सब लोग देख लीजिएगा। और आज हम लोग 1 से लेकर 10 तक के प्रश्न करेंगे, फिर हम लोग की ये जो सीरीज़ रहेगी वो कंटिन्यू रहेगी। तो कैपिटलिज्म इज़ अ सिस्टम कैरेक्टराइज द फॉलोइंग फीचर्स, यानी पूंजीवाद वह प्रणाली है जिसमें निम्न लक्षण निहित होता है। तो इसका आंसर है आपका ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि जो हमारा कैपिटलिज्म होता है उसमें आपका टोटल एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट रोल होता है, एंड राइट टू प्रॉपर्टी होती है, एंड राइट टू इनहेरिटेंस, मतलब ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं। यानी सरकार की भूमिका का नितांत अभाव पाया जाता है, और संपत्ति का अधिकार और उत्तराधिकार जो है पाया जाता है। तो ये आपका पहला प्रश्न का उत्तर है, यानी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो कैपिटलिज्म हमें किस देश में देखने के लिए मिलता है? पूंजीवाद आपके अमेरिका जैसे देशों में देखने के लिए मिलता है। जो कैपिटलिज्म होता है उसमें हमारा जो प्राइवेट सेक्टर होता है, प्राइवेट सेक्टर क्या होता है? डोमिनेटिंग होता है, यानी प्राइवेट जो फर्म्स है वो प्रॉफिट के लिए काम करती हैं, कार्य करती हैं। तो कैपिटलिज्म जो है वो आपके अमेरिका जैसे देशों में पाया जाता है। और हमारा जो देश है वो कैसा है? आपका मिक्स्ड इकोनॉमी है। कैसा है? मिक्स्ड इकोनॉमी के रूप में कार्य करती है। और मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है? उसमें आपका पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म और समाजवाद जो आपका होता है सोशलिज्म, दोनों से ये मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये आपका उत्तर रहा इसका। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, निम्न में से किसने उपभोक्ता व्यवहार की गणनावाचक उपयोगिता की अवधारणा का प्रतिपादन किया है? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग गिव द कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर। तो कार्डिनल यूटिलिटी जो अप्रोच है वो किसके द्वारा दिया गया है? अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल ने आपके जो गणनावाचक उपयोगिता की अवधारणा है उसको दिया है। जो अल्फ्रेड मार्शल थे उन्होंने कार्डिनल यूटिलिटी में ये बताया था कि जो कार्डिनल यूटिलिटी होती है उसको किस में मेज़र किया जाता है? नंबर्स में मेज़र हम कर सकते हैं, नंबर्स में मेज़र कर सकते हैं। और यूटिल्स जो होता है आपका क्या होता है? उसकी यूनिट होती है, यानी यूटिलिटी की यूनिट क्या होती है? आपकी यूटिल्स होती है। जैसे मैंने एक रोटी खाया तो मैं बोलूँगी कि मुझे 1 यूनिट का सेटिस्फैक्शन मिला, तो वो आपका क्या हो जाता है? कार्डिनल अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं आपके, इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच व्हाट वुड बी द कंडीशन फॉर द कंज्यूमर गेटिंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तो जब आपका ऑर्डिनल अप्रोच होता है तो ऑर्डिनल अप्रोच में हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है? रैंक्स में हम देखते हैं। यूटिलिटी को हमेशा किसके में देखते हैं? रैंक्स में देखते हैं। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा हमेशा आपका इक्विलिब्रियम में जब होता है तो ये चीज़ आपकी पाई जाती है। ठीक है, और ऑर्डिनल अप्रोच किसने दिया? J.R. हिक्स के द्वारा दिया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, यानी उपभोक्ता व्यवहार में क्रम सूचक उपयोगिता अवधारणा के संदर्भ में उपभोक्ता किस स्थिति में अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करेगा? तो आपका हो जाता है Px अपॉन क्या होता है? Py इक्वल्स टू MUX अपॉन क्या होता है? MUY। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अर्थशास्त्र में मांग में निम्नलिखित लक्षण होते हैं। आपका क्या होता है? इकोनॉमिक्स डिमांड हैज़ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट। क्या होता है? वह मात्रा जिसमें उपभोक्ता निर्दिष्ट कीमत पर खरीदता है, यानी क्वांटिटी विद अ कंज्यूमर बाय एट अ गिवन प्राइस। और दूसरा है आपका वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, यानी डिज़ायर टू हैव अ कमोडिटी। तीसरा आपका है वस्तु को खरीदने की इच्छा तथा कीमत चुकाने की पर्याप्तता, यानी डिज़ायर टू बाई एंड विलिंगनेस टू पे। एंड चौथा आपका है खरीदने की इच्छा और चुकाने की तत्परता तथा आय की पर्याप्तता। तो इसमें हमारा हो जाता है आपका चौथा वाला, क्योंकि इसमें
तीनों मतलब तीन कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, डिज़ायर टू बाय एंड विलिंगनेस टू पे, यानी हम खरीदने के लिए तत्पर है कि नहीं और हमारी इच्छा है कि नहीं, और आपका क्या होता है बैक्ड बाय इनकम, आपके पास पर्याप्त आय है कि नहीं, तभी हम जाके किसी चीज़ की डिमांड कर सकते हैं। तो यानी इसका हमें रिलेवेंट जो आंसर लगा वो चौथा वाला लगा है। और आपके अगर अकॉर्डिंग कोई और उत्तर है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है। तो मांग की जो लोच होती है निम्न पर तात्पर्य है, किस चीज़ से तात्पर्य होता है, तो याद रखिएगा जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है उसमें तीन चीज़ होती है आपकी, एक इनकम इलास्टिसिटी होती है और एक प्राइस इलास्टिसिटी होती है और आपकी एक होती है आपकी क्या होती है जो प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं उसके हिसाब से इलास्टिसिटी होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। ठीक है, क्रॉस इलास्टिसिटी हम लोग उसको बोलते हैं। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा देख लेते हैं पहले ऑप्शंस की ओर। The elasticity of demand refers to the responsiveness of demand to the change in price, responsiveness of demand to change in income, responsiveness of demand to the change in price and related product, यानी इसमें all of the above हो जाएगा। मैंने क्या बताया था, प्राइस और क्या होता है आपका इनकम और क्या होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट, यानी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी कहते हैं। तो जो मांग की लोच होता है, मांग की लोच क्या होता है, कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में क्या होता है परिवर्तन हो, और आय में परिवर्तन होने से मांग में भी परिवर्तन होता है, और अगर किसी गुड्स का जो वस्तु होती है उसकी कीमत में परिवर्तन होता है तो हमारी मांग में भी परिवर्तन होता है। तो यानी इसका क्या है उपरोक्त सभी। अब आप लोग देख लीजिएगा, तो प्राइस जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है यानी उसका फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, क्वांटिटी डिमांड अपॉन क्या होता है परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, ये आपका क्या हो जाता है कीमत की जो कीमत में मांग से में जो परिवर्तन आता है उसकी वजह से प्राइस में जो चेंजेस आता है उसके हिसाब से जो हम डिमांड करते हैं वो होता है। आय में परिवर्तन यानी इनकम के बदलने से आपका जो परिवर्तन आता है मांग में, जैसे आप क्या होगा इसका फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, परसेंटेज चेंज इन QD में लिख देती हूँ, अपॉन क्या हो जाता है परसेंटेज चेंज इन क्या इनकम, यानी इनकम के बदलने से आपकी कितनी डिमांड बदली है वो हम इससे दिखाते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू द चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट। अब इसमें क्या होता है कि जब हमारा जो आपका प्राइस ऑफ प्रोडक्ट A है अगर उसमें परिवर्तन आया तो वो जो डिमांड ऑफ प्रोडक्ट B है उसको चेंज करेगा, यानी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड फॉर प्रोडक्ट A ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ B। अब इसमें देख लेते हैं क्या है कि अगर प्राइस B का प्राइस जो होता है बढ़ जाता है तो हम A का क्या करते हैं क्वांटिटी डिमांड क्या करने लगते हैं ज़्यादा करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि B की जो है प्राइस वो बढ़ चुकी है। तो इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गिवन दैट X एंड Y टू कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इफ प्राइस ऑफ Y फॉल्स, X एंड Y क्या है आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या होता है पूरक वस्तुएं, यानी जैसे कि आपका हो गया कार और पेट्रोल, ये क्या होती है पूरक वस्तुएं। इफ़ द प्राइस ऑफ Y फॉल्स व्हाट वुड बी द डिमांड ऑफ X चेंजेस, वो भी क्या हो जाएगी आपकी फॉल हो जाएगी। जैसे अगर मान लीजिए कि पेट्रोल का प्राइस बढ़ता है, ठीक है, पेट्रोल का जो प्राइस है वो बढ़ जाता है तो उसकी जो आपकी कार की डिमांड है उसमें भी क्या आएगा परिवर्तन आएगा, यानी आपका अगर उसका प्राइस बढ़ जा रहा है तो इसकी डिमांड क्या हो जाती है फॉल हो जाएगी, है ना। इसमें क्या दिया है, अगर Y, एक बार फिर से क्वेश्चन को क्लियरली देखते हैं, गिवन दैट X एंड Y आर टू कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इफ द प्राइस ऑफ Y फॉल्स, तो डिमांड X का क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका इंक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि इसमें बढ़ जाएगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा हमें Y को बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि आपके मान लीजिए पेट्रोल की प्राइस में क्या हुआ है कमी आया है, फॉल हुआ है। अब हम क्या करेंगे कार की डिमांड क्या करेंगे ज़्यादा करेंगे, क्योंकि हम 114 रुपये लीटर के तेल पे हम उसे खरीद रहे थे, अब हम सिर्फ 50 रुपये लीटर ही हमें अब जो पेट्रोल मिल रहा है उस पर हम कार आराम से चला सकते हैं। तो हम कार की डिमांड क्या करेंगे ज़्यादा करेंगे, यानी
आपका क्या हो जाएगा, यह बढ़ जाएगी। यानी यदि एक्स एंड वाई दो पूरक वस्तुएं हैं, वाई की कीमत में कम होने पर एक्स की मांग पर क्या प्रभाव होता है, तो वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये सब। इफ विद द फॉल इन द प्राइस द एक्सपेंडिचर ऑन द गुड्स इंक्रीजेज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सच अ प्रोडक्ट इज। अगर इफ किसी भी वस्तु का जो कीमत है, ठीक है, इफ़ द फॉल इन द प्राइस, उसके प्राइस में कमी आती है, एक्सपेंडिचर ऑन द दैट गुड इंक्रीजेस, अब उस पर हम खर्च ज़्यादा करेंगे, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगा आपका, वेरी हाई हो जाएगा। ठीक है, वेरी हाई। ठीक है, अब देखिए अब इसमें क्या दिया है, इफ़ द प्राइस फॉल्स ऑफ द कमोडिटी एंड एक्सपेंडिचर, हम उस पर बहुत ज़्यादा करने लगे रहे। मान लीजिए कि आप 50 मतलब क्वांटिटी डिमांड कर रहे हो किसी प्रोडक्ट का और 10 रुपये ही उसका प्राइस हो, तो आप देख सकते हैं अगर इसको हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 5। 5 क्या होता है, इलास्टिसिटी डिमांड इज ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पर आपका हो जाता है वेरी हाईली इलास्टिक होता है। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब आप पढ़े होंगे तो उसमें 5 तरीके की चीज़ें पाई जाती हैं। एक होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, इलास्टिसिटी डिमांड इज लेस देन 1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 0, एंड एक होता है आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू क्या, इनफाइनाइट। ये चीज़ें आपकी पाई जाती हैं। इक्वल्स टू 1 के का केस भी हम देखते हैं। तो जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ ग्रेटर देन अगर 1 होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाईली इलास्टिक बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाईली इलास्टिक बोलते हैं। अगर इलास्टिसिटी जो हमारी होती है लेस देन 1 होती है, ठीक है, अगर आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है लेस देन होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेस इलास्टिक बोलते हैं। ठीक है, लेस इलास्टिक बोलते हैं। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ED इक्वल्स टू 0 होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, आपका इसका जो ग्राफ बनता है वो क्या होता है, वर्टिकल होता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। ठीक है, अगर इलास्टिक नहीं बोलते तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसको क्या बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रिफिन वस्तु वह है जिसकी मांग क्या होती है, ग्रिफिन गुड इज़ दैट गुड हुज डिमांड क्या होती है आपकी। तो पहले जान लेते हैं पहले ग्रिफिन वस्तु क्या होती है। तो एक तरीके का ये आपका नॉन लग्जरी गुड है। ठीक है, नॉन लग्जरी मतलब इन्फीरियर प्रोडक्ट है, और इसमें क्या होता है, जैसे ही इसका प्राइस जो होता है राइज होता है, और वैसे ही आपका इसमें क्या होता है, इसकी डिमांड भी क्या होती है, राइज हो जाती है। ठीक है, हम इसमें क्या देखते हैं, डिमांड इंक्रीजेज एज द प्राइस इंक्रीजेज। ये एक तरीके की कैसी वस्तु है आपकी, इन्फीरियर यानी नॉन लग्जरी गुड है। ठीक है, नॉन लग्जरी प्रोडक्ट भी इसको हम लोग कहते हैं, लग्जरी प्रोडक्ट भी इसको हम लोग कहते हैं। और क्या होता है इसमें, ग्रिफिन गुड जो होता है वो कैसा गुड होता है, जब इसकी प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है, और उसका स्लोप कैसा होता है, अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, अपवर्ड स्लोपिंग हम देखते हैं ग्रिफिन गुड का क्या होता है, स्लोप होता है। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन रहा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, पूर्ण प्रतियोगी फर्मों के लिए बाजार कीमत का निर्धारण कौन करता है, यानी अंडर परफेक्ट कंपटीशन हु डिसाइड द प्राइजेस इन द मार्केट। यानी इसमें कौन डिसाइड करता है, आपका जो डिमांड एंड सप्लाई होती है। पर बेसिकली हम देखेंगे कि इंडस्ट्री जो होती है वो आपका प्राइस डिसाइड करती है, ना कि कोई फर्म। क्योंकि फर्म अगर प्राइस डिसाइड करने लगेगी तो वो प्राइस मेकर हो जाएगी, पर ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर इंडस्ट्री डिसाइड करती है, क्योंकि आपका जो डिमांड एंड सप्लाई मीट करता है उसके अकॉर्डिंग जो होती है प्राइजेस करती है। पर अगर कोई पर्टिकुलर जो होता है फर्म अपना प्राइस घटाए बढ़ाए तो उससे कोई भी मार्केट में इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा इंडस्ट्री यानी उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडम स्मिथ बुक एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन पब्लिश्ड इन द ईयर, किस साल में पब्लिश किया उन्होंने, तो 1776 में, यानी 1776 में पब्लिश किया। आपके एडम स्मिथ की जो पुस्तक थी राष्ट्र के धन की प्रकृति एक कारणों की खोज, वर्ष में प्रकाशित किया गया, तो 1976 में प्रकाशित किया गया। ठीक है, तो ये 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट थे विद एक्सप्लेनेशन। और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। और मैं आपको एक क्वेश्चन दे देती हूँ कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू अगर 0 होती है तो क्या होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक होता है कि इलास्टिक होता है, ये क्वेश्चन है। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो वैल्यू होती है विच इज़ इनफाइनाइट होती है तो
कैसा इलास्टिसिटी होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक कि परफेक्टली इलास्टिक? आंसर इन कमेंट सेक्शन गाइस। और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही हो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और आप लोग के लिए यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स की तैयारी करने वालों के लिए एक रिक्वेस्ट है कि मैंने BHU MA इकोनॉमिक्स का पेपर सोल्यूशन करवाया है अपने यूट्यूब पे, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। वो वीडियोज़ भी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल है और बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें आते हैं। और आप लोग जान लीजिए, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अभी पढ़ा रही हूँ MA वालों को, तो मैं उसके अकॉर्डिंग कह रही हूँ। आप लोग प्लीज़ उस वीडियो को देखिए अगर आप तैयारी कर रहे हो। और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और लाइक करें और ऊपर से कमेंट भी करें कि बताएं कि अच्छी लग रही है कि नहीं, क्योंकि आपकी ही वजह से मैं स्टिमुलेट होती हूँ, आपके हिसाब से ही मैं रिस्पॉन्ड कर रही हूँ। और अगर आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे तो मेरा भी रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।